सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है विद्यार्थियों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ डी और एफ ब्लॉक तत्वों जो हमारे चौथा चैप्टर है उसकी क्विज। और इस क्विज में विद्यार्थियों आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये क्विज ग्रुप में मैंने पहले भी डाल दी थी। अब इसके जो सवाल है उसको हल करके मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट डाला है विद्यार्थियों, तो इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक आने वाली है। 16 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे एबीसीडी वाले, 10 आएंगे आपके खालिस्तान वाले और 8 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनका उत्तर आपको वन वर्ड या वन लाइन में देना है। तो 34 प्रश्न छोटे आएंगे पेपर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो क्विज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि यदि आप अच्छी तैयारी करते हो, इस क्विज को हल करते हैं, तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ मिलेगा। तो छोटे प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा आने वाली है। विद्यार्थियों मैंने केमिस्ट्री के साथ अन्य जो साइंस के सब्जेक्ट है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, उन सभी की ब्लूप्रिंट उनका बनाया है, उनका वीडियो बनाया है। तो उसको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है ब्लूप्रिंट, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो विद्यार्थी जब भी आप इस क्विज को हल करें साथ में पेन और कॉपी रखें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको हल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना चाहिए। अपना काम पूरी ईमानदारी से आपको करना है, कहीं भी आपको नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करोगे वह आपके काम आएगी। नकल और चीटिंग आपके कहीं भी काम आने वाली नहीं है। तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठे। क्विज में भाग लेने से पहले विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है चैप्टर को एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। और अभी जो छुट्टियां चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप क्विज में भाग लें तो अच्छा रहेगा, आपका अच्छा स्कोर उसमें हो पाएगा। जैसे विद्यार्थी आप क्विज को सबमिट करोगे आपको अपना स्कोर वहाँ पे दिख जाएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो यदि आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे। बोर्ड ने इस बार सिलेबस में एक और बदलाव किया है दोस्तों। जो मॉडल पेपर में ब्लूप्रिंट में एक और बदलाव ये किया गया कि जो सेक्शन सी आता है, जहाँ पे 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके 3, उनमें भी आपको इस बार अथवा का विकल्प मिलेगा। तो विद्यार्थियों इस क्विज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वैसे भी मैंने शेयर कर दिया पहले। तो इस क्विज में क्या क्या करना है आपको, तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपका नाम भरना है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक है। तो इस लिंक के माध्यम से आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक मैंने डाल रखी है यहाँ पे। नीचे चलोगे तो विद्यार्थी यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं यहाँ पर। और मोबाइल नंबर आगे जो जितनी भी क्विज आएगी उसमें विद्यार्थियों में यहाँ से मोबाइल नंबर को हटा दूँगा और ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, जिससे आप आसानी से ग्रुप से जुड़ सको। मोबाइल नंबर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। नीचे आपको यहाँ पे ज़िला डालना है। और विद्यार्थियों जो इसका थर्ड सेक्शन है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यही मिलेगा आपको। यहाँ पे प्रश्नों के नंबर भी आपको चेंज मिलेंगे और ऑप्शन भी अलग अलग जगह मिलेंगे। ए वाला जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ए पे ही मिले, बी पे और सी पे कहीं भी जरूर जा सकता है। तो देखिए संक्रमण तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, डी ब्लॉक तत्व भी इनको कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, 2 है। क्योंकि अधिकतर तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कौन सी हुई, 2। आगे देखिए विद्यार्थियों, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली संक्रमण धातु कौन सी है। तो इन चारों में से यदि अपन देखें तो मैग्नीज है, ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, आयरन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम संक्रमण तत्व नहीं है, ये एस ब्लॉक में आता है, तो संक्रमण तत्व इसको नहीं माना जाता है। बाकी 3 संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है विद्यार्थियों, इनमें से मरकरी या पारा ऐसा है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और इसके बारे में तो कई क्वेश्चन भी आते रहते हैं।
Fe+2 जिसकी परमाणु संख्या 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब विद्यार्थियों Fe+2 है, यहाँ पे परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 26 है, जो आपको वैसे भी पता होगा परमाणु संख्या 26 है। तो 26 का मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे विद्यार्थियों 6। तो 6 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एस में होंगे 2, तो एस के दोनों तो निकल जाएंगे +2 स्टेट में, ये यहाँ पे है आयरन, तो 2 निकलने के बाद डी में कितने बचेंगे, डी में 6 बचे। लेकिन अयुग्मित कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4, तो इसका सही आंसर यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको देखना पड़ेगा, तो पेन और कोई साथ में आपको रखनी है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। अब यहाँ पे ये विद्यार्थियों इसका गलत आंसर टिक हो रहा है, ये इसका सही आंसर नहीं है, तो इसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करें, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर अलग आएगा विद्यार्थियों, आयरन वाला आएगा, तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे दें, ये इसका सही आंसर नहीं है। एम जैसे संक्रमण तत्व है ही नहीं इसमें, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, है ही नहीं इसमें, सारे युग्मित है। तो किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है किस में है। तो यदि विद्यार्थियों अपन Fe+3 को देखें तो Fe में परमाणु संख्या 26 होती है, तो डी में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और एस में 2 होते हैं, तो एस के दोनों निकल जाएंगे बाहर, और एक निकल जाएगा विद्यार्थियों डी में से, क्योंकि +3 स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ से निकलेंगे और एक एस का निकल जाएगा, एक डी का निकल जाएगा, तो डी में 5 ही बचेंगे। तो पाँचों क्या रहेंगे विद्यार्थियों, अयुग्मित। तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, Fe3+ में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। विद्यार्थियों जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ पे जो स्केडियम-3+ है वो होगा विद्यार्थियों प्रतिचुंबकीय, क्योंकि स्केडियम में इलेक्ट्रॉन 21 होते हैं, डी में 1 होता है, एस में 2 होते हैं, तो दोनों निकल जाते हैं विद्यार्थी, तीनों निकल जाते हैं, और जो 18 नंबर का तत्व है ऑर्गन, उसका विन्यास उसमें बच जाता है। इसके बाद इन सभी में विद्यार्थियों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयन अनुचुंबकीय होंगे। बाकी स्केडियम+3 है जो वो होता है प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, +3 ऑक्सीकरण अंक में एक संक्रमण तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये विद्यार्थियों डी में 5 है। अब यहाँ पे ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों, यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या आपको बतानी है। तो ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, 18 में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और जोड़ दो, 18 और 5 23 हो गए, 23 और +3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और थे, तो परमाणु संख्या इसकी कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, 26। ये इसका सही आंसर यहाँ पे है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे चलें। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप जानते हैं, लेंथेनाइड F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और लेंथेनाइड उसकी प्रथम श्रेणी है F ब्लॉक की, तो उसका 4F में इलेक्ट्रॉन उसके भरे जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो डी ब्लॉक वाले का है, उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NS में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण धातु आयन उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण दिखाता है, किस में दिखाता है विद्यार्थियों, D5 विन्यास में, क्योंकि D5 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा। बाकी इनमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं D5 विन्यास में। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, पानी में कौन सा आयन रंगहीन है, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये पहले भी आया था विद्यार्थियों, तो इसमें स्केडियम-3+ है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है स्केडियम-3+ में तो है नहीं, टाइटेनियम-4+ में भी नहीं है, Zn+2 में भी नहीं है, वेनेडियम-2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आयन रंगीन होगा।
तो जिसमें आयन रंगीन आयन वही होता है विद्यार्थियों जिसमें ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। Zn+2 आयन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है? Zn+2 में विद्यार्थियों Zn की परमाणु संख्या 30 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें बचे 28। ऐसे ही कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें भी बचेंगे 28। तो Cu+ इसका सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड के लिए सामान्य है? लैंथेनाइड के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था विद्यार्थियों होती है +3 वाली। Cu+ Cr3+ जो आयन है क्रोमियम थर्ड आयन का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो विद्यार्थियों ये 3.87 Bm आता है। तो Cr जो क्रोमियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों? Cr की परमाणु संख्या आपको पता है ही, आप जानते हो 24 होती है। तो 24 में डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे विद्यार्थियों? 4 होंगे, और एस में तो 2 होते ही है, तो इसका एस में भी 1 है और डी में हो जाते हैं विद्यार्थियों 5। दोनों अर्धपूर्त विन्यास इसमें होते हैं। तो अब देखिए विद्यार्थियों 3+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो एस का चला जाएगा, 2 ये चला जाएगा, तो ए युग्म इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें? 1, 2 और 3। तो उस सूत्र से आप ये जो सूत्र होता है इससे आप ज्ञात कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें 3.87 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला कथन है तांबा अम्ल से H2 मुक्त करता है, नहीं कर पाता, क्योंकि तांबा तो हाइड्रोजन से नीचे आता है और नीचे वाले में इतनी औकात कहाँ होती है कि ऊपर वाले को हटा दे। तो तांबा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, ये कथन सही नहीं है। जिर्कोनियम और हैफनियम के समान रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण क्या है? तो समान गुण जब भी होते हैं विद्यार्थियों जब उनकी परमाणु त्रिज्या समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव नहीं है? तो मरकरी, ब्रोमीन, वाटर ये सभी तो द्रव होते हैं, जिंक द्रव नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा? तो विद्यार्थी ये होता है Mn2+ का। यदि यहाँ पे Fe3+ होता तो उसका भी Mn+2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में ए युग्मित इलेक्ट्रॉन 5-5 होते हैं। मैग्नीज की परमाणु संख्या विद्यार्थियों होती है 25। अब वहाँ पे डी में 5 होते हैं और एस में 2 हो जाएंगे विद्यार्थी, 2 तो निकल गए, डी के 5 बचेंगे, तो 5 ए युग्मित डी में होंगे। तो सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? तो विद्यार्थियों हमें प्रतिचुंबकीय के लिए देखना है कि उसमें कोई भी ए युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो Zn2+ इसका सही आंसर है। कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो इसमें सही आंसर इसका Ag। बाकी सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है। सर्वाधिक ए युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तो यहाँ पे जितने भी तत्व है उनमें से Fe2+ में सर्वाधिक ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें होते हैं विद्यार्थियों 4। बाकी किसी में भी 4 नहीं है, 4 से कम है। 4D के तत्वों का आकार 3D के संगत तत्वों से बड़ा है, परंतु 5D के तत्वों का आकार 4D के संगत तत्वों के लगभग बराबर है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है विद्यार्थियों लैंथेनाइड संकुचन। निम्न में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व है पर संक्रमण तत्व नहीं माना जाता? कौन सा है विद्यार्थियों? Hg। प्रत्येक सीरीज में विद्यार्थी जो अंतिम तत्व है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था या सामान्य जो अवस्था उसकी होती है उसमें कभी भी अपूर्ण डी विन्यास नहीं होता है, इसलिए उसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जैसे अपन Zn को नहीं मानते, ऐसे ही Hg को भी इसमें नहीं मानते। 3D श्रेणी में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? विद्यार्थियों प्रत्येक श्रेणी में सबसे पहला तत्व ही सबसे बड़ा होता है। तो 3D में पहला तत्व कौन सा आता है? स्केडियम आता है, तो स्केडियम सबसे बड़ा है। बाद में नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु का आकार लगातार छोटा होता जाता है। निम्न में से सिक्का धातु कौन सी है? तो 11वें वर्ग के विद्यार्थियों सभी तत्व सिक्का धातु होते हैं, तो यहाँ पे Ag है। 5D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? 5D का अंतिम तत्व देखना है विद्यार्थियों। 3D का तो जिंक होता है, 4D का होता है Cd और 5D का होता है Hg। 3D में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? विद्यार्थियों जो तत्व
सबसे छोटा होगा उसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा तत्व सबसे अंत वाला होता है, तो यहाँ पे जिंक। निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो स्केडियम की तो +3 होती है जो फिक्स है, हमेशा +3 होती है। जिंक की +2 होती है हमेशा ही, और Cd की भी +2 होती है हमेशा ही। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो +1 और +2 दिखाता है, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाता है। Cu+ आयन जलीय विलयन में Cu2+ आयनों में बदल जाता है, क्योंकि Cu+ में स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास होता है, जबकि इसका कारण बताना है विद्यार्थियों आपको। तो कारण है कि Cu+ की उच्च जल योजन ऊर्जा, इसकी जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी की पूर्ति कर देती है। डी ब्लॉक का कौन सा तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो यहाँ पे Zn है, बाकी Cu भी है, Cr भी है, Ag भी है। Zn हमेशा +2 ही दिखाता है। Ti3+ Ti2+ से ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण इसका Ti3+ इसका विन्यास स्थायी होता है। T2G में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी में स्थायी विन्यास के कारण ये ज़्यादा स्थायी होगा। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो यहाँ पे विद्यार्थी इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो कार्बोनिल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 होगी, तो निकल की भी 0 होगी विद्यार्थियों यहाँ पे। संक्रमण धातु में ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। इसका कारण ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के हैं, क्या है विद्यार्थियों? एक तो छोटा आकार है, एक इनकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, दो इसके कारण है विद्यार्थियों। निम्न में से सर्वाधिक आयनिक गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, जिसमें धातु का ऑक्सीकरण अंक सबसे कम होता है उसमें आयनिक गुण सबसे अधिक होते हैं। आयनिक गुण बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजक गुण बढ़ता है, इस बात को आप नोट कर लें। तो सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था धातु की किस में है? CrO में है, तो इसमें +2 स्टेट है, बाकी सभी में ज़्यादा स्टेट है। तो जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था कम है उसमें आयनिक गुण सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ ही आयनिक गुण कम होते हैं, जबकि सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को भी नोट करना है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो Mn2O7 में ऑक्सीकरण अंक सबसे अधिक है, तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी इसकी ज़्यादा होगी, यानी ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के साथ ही अम्लीय प्रवृत्ति ये भी बढ़ती है। ये 3 पॉइंट विद्यार्थियों आपके बहुत काम आने वाले हैं, यहाँ नहीं तो आगे काम आएंगे, तो हमेशा इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखें। ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। कॉपर निम्न में से कौन सा हेलाइड नहीं बनाता? विद्यार्थियों, कॉपर आयोडाइड नहीं बनाता है, बाकी तीनों हेलाइड वो बनाता है, क्योंकि आयोडाइड जो आयन होता है उसको कॉपर किस में बदल देगा विद्यार्थियों? आयोडीन में बदल देता है, इसलिए ये नहीं बन पाता है। संक्रमण तत्वों के आयनों में चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं? तो विद्यार्थियों होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, जिनमें होता है DD संक्रमण। संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय गुण के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो परिवर्तनशील संयोजकता है विद्यार्थियों, ये भूल गया लिखना में। रिक्त डी कक्षों की उपलब्धता भी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति भी है, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर है। क्रोमेट आयन की संरचना कौन सी होती है? तो वो होती है चतुष्फलकीय। लेंथेनाइड श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरे जाते हैं? तो लेंथेनाइड के 4f उपकोष में भरे जाते हैं, जबकि एक्टिनाइड के 5f उपकोष में भरे जाते हैं। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? डाइक्रोमेट, जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार निकाल के बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे निकाले नहीं, तो इसको निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डाइक्रोमेट यह था K2Cr2O7, तो या तो ऐसे लिख दो, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या डाइक्रोमेट लिखो तो ऐसे लिखो Cr2O7 2 नेगेटिव। तो यदि इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है तो विद्यार्थियों हमें क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम की x मान लेते हैं, तो 2x हो गए। ऑक्सीजन की होती है विद्यार्थियों -2, उसको 7 से गुणा करेंगे तो -14 हो गए।
बराबर लिखेंगे विद्यार्थियों माइनस के 2। 14 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर बचेंगे विद्यार्थियों 12 और x बराबर 12/2, तो यह आ जाएगा 6। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था डाइक्रोमेट में होती है विद्यार्थियों प्लस के 6। K2MnCl4 में Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे Mn है वो +2 स्टेट में है, तो इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 के 5 अयुग्मित ही उसमें रहेंगे। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्यार्थियों आयरन चूर्ण का उपयोग। संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करते हैं डी संक्रमण, यानी दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में वो चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन करते हैं, इस वजह से हमें वो रंगीन दिखाई देते हैं। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर IE के मानों में, अब विद्यार्थियों बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार तो घटता है, तो जैसे जैसे परमाणु आकार घटेगा तो IE के मान भी बढ़ते हैं। परमाणु आकार घटता है और IE के मान बढ़ते हैं, यानी वृद्धि होगी। 3D श्रेणी में न्यूनतम गलनांक किसका होता है? तो विद्यार्थियों ये होता है जिंक का। तो विद्यार्थियों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप इस वीडियो को, इस क्विज के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थियों। और ये क्विज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब की बार बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्नों की संख्या अधिक आती है। तो बने रहिए विद्यार्थियों चैनल पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।